हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे आप सबको पता है, थोड़ा अंतराल भी हो गया है, बहुत दिन तो आए हैं आज, है ना। तो जैसे आप सबको पता है कि हम लोग लगातार रामचरण शर्मा जी के बुक का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ताम्रपाषाण युग की संस्कृति को लेकर के। हम उसी में क्या थे, आए हुए थे, ठीक है ना। चलिए तो फिर करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमने पाषाण काल को लेकर के पूरी बातें कर ली थी। आप सबको पता है पाषाण काल को लेकर के हमने पूरी बातें की थी। अब हम बातें करने वाले हैं ताम्रपाषाण युग को लेकर के। ये देखिए, ताम्रपाषाण युग की संस्कृति, इसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा गैप हुआ है, आप लोग कनेक्ट कीजिएगा। ये रामचरण शर्मा की विषय सूची है, जैसे मैं दिखाता हूं आपको। तो हम बात करने वाले हैं 9वें चैप्टर की, 9वें अध्याय की, ताम्रपाषाण युग की संस्कृति को लेकर के, ठीक है ना। ताम्रपाषाण युग की संस्कृति मैं रोज बताता हूं भाई हेडलाइंस को, तो ये सारी हेडलाइंस हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। रामचरण शर्मा के बुक में सीधा सीधा दे रखा है। तो ताम्रपाषाण युग में बसावट को लेकर के बातें करेंगे, फिर बातें करेंगे ताम्रपाषाण युग में महत्व को लेकर के, ताम्रपाषाण युग के महत्व को लेकर के, और बातें करेंगे ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सीमाएं क्या थी और उन्होंने कितनी प्रगति की थी उनको लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पे तांबे के ढेर और घेरू बर्तन के चरणों को लेकर के भी लेखक ने बातें की हैं, तो उनके बारे में भी लेकर के हम लोग बातें करेंगे भाई, ठीक है। तो पाषाण युग में बसावट, सबसे पहले बातें करते हैं इसको लेकर के, ताम्रपाषाण युग में बसावट। ये देखिए, ताम्रपाषाण युग में बसावट, सीधा सीधा रामचरण शर्मा ने जो लिखा है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा हूं, आप लोग थोड़ा समझिएगा। नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग शुरू हुआ। नवपाषाण का जब अंत हुआ तो क्या हुआ, धातु का उपयोग करना शुरू हुआ। मनुष्य ने सबसे पहली कौन सी धातु प्रयोग की, तो उन्होंने सबसे पहली धातु तांबा को प्रयोग किया। तो क्या है कि बातें ऐसी है कि तांबा प्लस पत्थर, तो ये हो गया आपके ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ताम्रपाषाण काल या बोलते हैं युग, ठीक है, एक ही है। तो इसको याद रखना है आपको। तांबे और पत्थर का जब प्रयोग मनुष्य ने एक साथ करने लगे तो ये हो गया आपके ताम्रपाषाण काल हो गया, ठीक, उसी को बोल रहा है। तो सबसे पहली धातु थी तांबा, तो उसी का मनुष्य ने क्या किया, प्रयोग किया। तांबा और पत्थर के औजारों के प्रयोग पर कई संस्कृतियां आधारित थी। इस तरह की संस्कृतियों को ताम्र युग कहा जाता है, जिसका अर्थ है ताम्रपाषाण युग। मतलब थोड़ा सा घुमा करके बोलते हैं, पता ही होगा आपको, है ना। तो इसका मतलब ये है। तकनीकी तौर पर ताम्रपाषाण युग हड़प्पा पूर्व के, इसको समझना है ना ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं उनको थोड़ा सा इसको समझने का पोर्शन है, बाकी आसानी से समझ आ जाएगा। ताम्रपाषाण युग हड़प्पा पूर्व के, यानी कि हड़प्पा के पतन के, मतलब हड़प्पा से पहले, ठीक है। हड़प्पा से पहले, ठीक है, हड़प्पा पूर्व यानी हड़प्पा से पहले, ठीक है। चरण का घोतक है। हालांकि भारत में विभिन्न हिस्सों में कांस्य युग यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ हुआ। यहां हम मुख्य रूप से उन संस्कृतियों पर क्या करेंगे, विचार करेंगे जो हड़प्पा संस्कृति के विकसित होने के बाद या उसके अंत में उभरी, यानी हड़प्पा के बाद में और हड़प्पा के अंत में, ठीक है। यानी हड़प्पा से पहले, ठीक, हड़प्पा से पहले के ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में और हड़प्पा के बाद के, दोनों को लेकर के बातें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, मैं और समझा देता हूं आपको आसान तरीके से।
ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को बात करें तो इसे हम आपके दो भागों में बांटते हैं। मैं बांट देता हूं। हड़प्पा से पूर्व, ठीक है, हड़प्पा से पूर्व, हड़प्पा के पहले, और हड़प्पा के बाद, ठीक है ना। दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। और बीच में हड़प्पा ही है आपके, बीच में तो भाई आपके हड़प्पा ही है, ठीक है। तो हड़प्पा को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो एक बातें आप थोड़ी सी समझिएगा, ठीक है। ये शहर है, ये गांव है, चारों तरफ। थोड़ा सा लगेगा बच्चों जैसा खेल, लेकिन समझ इसी में आएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा देखते रहिएगा। ये है आपके शहर और ये है आपके गांव, ठीक है। ये जो शहर है ये हड़प्पा है, समझ लीजिए। हड़प्पा के जितने स्थल हैं, राखीगढ़ है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, तो ये सारी चीजें हैं। और ये जो ताम्रपाषाण के गांव हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो समझते जाइएगा एक चीजों को थोड़ा सा। क्या था, जब नवपाषाण के बाद में मनुष्य ने किसका प्रयोग चालू किया, आपके तांबक प्लस पत्थर, यानी कि दोनों का प्रयोग चालू करने लग गए, तो वो हो गया आपके ताम्रपाषाण काल, ठीक। तो इस काल में ये हुआ कि अधिशेष उत्पादन हुए, यानी अतिरिक्त उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन का मतलब इतना आपको समझना होगा, अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन ने आपके व्यापार और वाणिज्य को गति दी। कहने का मतलब एक तरीके से है, देखिए, जब अतिरिक्त पैदावार हुआ तो उसको बेचने के लिए कहां गए लोग, बाजार गए। अब उन्हीं जगहों पे बाजार लगेगा जहां पे पीने के साधन हो, यानी कि पानी हो पर्याप्त तौर पे, ठीक है। और जो मेन जगह हो वहीं पे बैठने लग गए, और एक जगह बैठते थे, तो वहीं पे बैठते बैठते क्या हुआ, वहां का शहरीकरण हो गया और वो शहर बन गया। हड़प्पा है, लोथल-जोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धौलावीरा है, तो ये सारी चीजें एक क्या बन गई, शहर बन गए, ठीक। पहला स्टेप समझ लिया आपने, शहर बन गए। तो ताम्रपाषाण काल चल रहा है, साथ ही साथ हड़प्पा भी है। पहले कौन विकसित हुआ है, आपके ताम्रपाषाण हुआ है, क्लियर। पहले ताम्रपाषाण विकसित हुआ, फिर आपके हड़प्पा भी विकसित हो गई। अब देखिए तीसरा पोर्शन में समझा रहा हूं, दो चीजें समझ गए कि पहले ताम्रपाषाण काल विकसित हुआ, बार बार बोल रहा हूं, फिर वहां पे शहरीकरण हुआ, जब लोग गए, अधिशेष उत्पादन हुआ, व्यापार हुआ, तो लोग वहां पे बैठे, ऐसी जगहों पे बैठे जहां पे नदी थे, पीने के पर्याप्त पानी थे, वहां पे बैठे, तो उनका शहरीकरण हो गया, तो ऐसे शहर बस गए। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ है, धौलावीरा है, ऐसे शहर बस गए बीच बीच में। और आपके पूरे आसपास में ये देखिए इस तरीके के क्या थे, गांव थे, चारों तरफ गांव चल रहा है और वो आपके शहर भी है। अब बात ये आई कि जैसे आप शहर में हैं, शहर का जब पतन हो जाता है, यानी शहर में बाढ़ वगैरह आ गया, क्योंकि नदियों के किनारे थे, तो शहर में बाढ़ आ गया, तो आप क्या करेंगे, जो भी मूलभूत जरूरतें हैं आपकी, जो भी जरूरत की चीजें हैं, उनको पकड़ेंगे और गांव में वापस आ जाएंगे। क्योंकि भाई आप शहर में व्यापार के लिए गए थे, काम करने के लिए गए थे, है तो आप गांव के ही, और या फिर शहर के भी होंगे, वो भी गांव की ओर आएंगे। भाई रहने लायक जमीन नहीं है तो आएंगे ही आएंगे। तो वैसा ही हुआ कि इनका जब पतन हुआ, शहरों का जब पतन हुआ, इनका जब पतन हुआ, तो लोग क्या हुए, वापस अपने गांव की ओर लौटे। तो इस तरीके से जब हड़प्पा का पतन भी हुआ, तब भी क्या रहा, ताम्रपाषाण काल जारी रहा। तो हम अब बातें करने वाले हैं दोनों को लेकर के, किसको लेकर के, हड़प्पा के पूर्व के को लेकर के और हड़प्पा के बाद को लेकर के, जो दोनों ताम्रपाषाण बस्तियां थी उनकी बात हम करेंगे। ठीक है। और यहां पे जो ताम्रपाषाण कालिक बस्तियां थी,
इन दोनों को लेकर के क्या है हमारी चर्चा होनी है, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए तो करते हैं फिर स्टार्ट। ये देखिए ताम्रपाषाण संस्कृतियों को दो भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा लैंग्वेज अपन अच्छा इस्तेमाल करेंगे। प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के पहले, ठीक, ताम्रपाषाण संस्कृतियां, और उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद, यानी हड़प्पा के पतन के बाद की जो संस्कृतियां हैं। तो हड़प्पा के पहले की जो संस्कृति है, प्राक हड़प्पाई संस्कृति है, उसमें आती है आपकी सोथी सिसवाला संस्कृति राजस्थान व हरियाणा की। साथ ही आते हैं यहाँ पे आहाड़ बनास संस्कृति, और गणेश्वर संस्कृति अलग है ना, गणेश्वर जोधपुरा, ये अलग संस्कृति है, ठीक है। तो ये भी संस्कृति आती है, गणेश्वर जोधपुरा आती है, आहाड़ बनास संस्कृति आती है जो राजस्थान में है। वही कायथा संस्कृति देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की, ये आती है। अमरी की संस्कृति जो अभी सिंध पाकिस्तान में है, और आपकी कोट दीजी की संस्कृति जो कि सिंध और पाकिस्तान में है। वही आपकी हड़प्पा के बाद, हड़प्पा के पतन के बाद संस्कृतियां दिखती है मालवा संस्कृति, ये भी मध्य प्रदेश में है, और साथ ही साथ कायथा भी है। एक हड़प्पा के बाद है और एक हड़प्पा के पहले है, इसको याद रखेंगे। और जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र, और बातें करते हैं रंगपुर एवं प्रभास के आसपास की क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, उनको लेकर के जो गुजरात में है। गैरिक मृत भांड ओसीपी एवं ताम्रनिधि संस्कृति गंगा और यमुना के द्वार में जो संस्कृति थी, इतनी सारी संस्कृतियां क्या है हड़प्पा के बाद में है। तो एक एक पर हम अब बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। अब हम बातें करने वाले हैं आपके आहाड़ बनास संस्कृति को लेकर के, ठीक है ना। आहाड़ बनास संस्कृति, आहार संस्कृति राजस्थान की एक प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, मैंने बताया। आज का ज्यादा समझाने के नहीं है, मैंने समझा दिया है शुरू में, अब आसानी से आप समझते चले जाएंगे, है ना। इसका विकास क्या है, बनास नदी के किनारे हुआ है। इसी कारण से इस संस्कृति का नाम आपके पड़ गया है, आपके क्या पड़ गया, बनास संस्कृति। बनास नदी के किनारे इस संस्कृति विकसित हुई, तो इसका नाम पड़ गया आपके बनास संस्कृति। तथा उसकी सहायक नदियों, उसकी सहायक नदियां हैं आपके, सहायक नदियां हैं बेचड़ या आहाड़, तो इसी कारण से इसका नाम आहाड़ संस्कृति भी पड़ा, ठीक है। तो इनको दोनों नामों से आप जाना जाता है। इन्हीं नदियों के क्या हुआ, घाटियों में इनका विकास हुआ है। प्रमुख क्षेत्र हैं आपके उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा राजस्थान के। तो इन तीनों जगहों में अधिक प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। के कालक्रम की बात करें तो आपके कितने में रहा है, दूसरा ईसा पूर्व में, है ना। इसके प्रमुख स्थलों को देखिए तो प्रमुख स्थल है आपके आहाड़ जो कि उदयपुर में स्थित है, और ये प्रमुख केंद्र रहा है, स्थानीय नाम इसका है धूलकोट। आगे बात करेंगे, इतना समझ लीजिए। गिलुंद, गिलुंद इसका क्षेत्र रहा है जिसका जिला मतलब जिला राजसमंद में, जो राजस्थान के राजसमंद के एरिया में आता है। पकी ईंटों तथा विशाल मिट्टी की संरचना के क्या मिले हैं, वहां पे साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ बालाथल, बालाथल जो उदयपुर में स्थित है ना, बालाथल उदयपुर में स्थित है। दुर्गनुमा संरचना और मानव स्वास्थ्य से जुड़े हुए वहां पे क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। वही ओजियाना भीलवाड़ा का, तो वहां मिला है पहाड़ी ढलान पर स्थित टेराकोटा वृषभ की आकृतियां मिली है। टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है आपकी पकी मिट्टी, ठीक है, कह सकते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, जो पकी मिट्टी के बैल मिले हैं, तो टेराकोटा, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब है मेरा। भगवानपुरा की बात करें तो ये भी उदयपुर के क्षेत्र में आता है। यहाँ पे आपको मिलता है आहाड़ बनास संस्कृति का ये क्षेत्र रहा है, ठीक है। तो अब बातें करते हैं एक एक को लेकर के, ठीक ना। चलिए, आहाड़ को लेकर के बात करें तो प्रमुख केंद्र रहा है, जैसे आप सबको पता है, बेचड़ नदी के किनारे में क्या रहा है, स्थित है, और या इसे स्थानीय नाम है इसके धूलकोट। तो धूलकोट को लेकर के क्या है, जिसका अर्थ होता है आपके मिट्टी का टीला। धूलकोट का अर्थ क्या है, मिट्टी का टीला। और धूलकोट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है कि आहाड़ को क्या है, स्थानीय नाम में धूलकोट कहा जाता है। ताम्रपाषाण धातु कर्म की भी हमें वहां से जानकारी मिलती है। इसके प्रमुख पहचान है कि आहाड़ बनास संस्कृति में ये सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता ये रही है कि वहां पे तांबे का क्या हुआ है, व्यापक
प्रयोग हुआ है। और ताम्र पाषाण काल ही है तो तांबा प्लस पत्थर चलेगा ही चलेगा, सब में चलेगा। तो यहां से क्या मिले हैं, तो तांबे की कुल्हाड़ियां यहां से देखने को मिलती है, चूड़ियां देखने को मिली है, साथ ही साथ इस तरीके के तीर के नोक देखने को मिले हैं और आपके तांबे गलाने की भट्टियां भी पाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे विशिष्ट मृदभांड भी देखने को मिले हैं। यहां से इन सब प्रमाणों से ये प्रमाण मिलता है, ये बात तय हो जाती है कि यहाँ तांबा गलाने एवं धातु कर्म के क्या थे, विकसित प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई वहां की संस्कृति क्या थी, किस तरीके से उन्नति में थी या उन्नत थी। अब बातें करें आहार संस्कृति की। आहार संस्कृति में क्या है, काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग हुआ है। ब्लैक एंड रेड वेयर यानी कि BRW का क्या किया है, इन्होंने प्रयोग किया है। इन पर प्रायः क्या है, सफेद रंग के ज्यामितीय अलंकरण किया गया है, जिसमें क्या है, आपके रेखाएं हैं, बिंदु है और आपके बोले जाते हैं ताटिकर्य। इस तरीके की संरचना भी देखने को मिल जाती है। ये देखिए मैंने बर्तन बना रखे हैं, वैसे इस तरीके के बर्तन हैं। मैं चित्र बना के आसानी से आपको बता देता हूं, ज्यामितीय आकृतियां दिखाई पड़ती है। आहार बनास संस्कृति की ये भी विशेषता है ना, इसको याद रखेंगे। आहार बनास संस्कृति की कि आहार बनास जो संस्कृति है वहां पे ब्लैक एंड रेड वेयर तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ कॉपर भी देखने को मिलते हैं, यानी तांबे के भी बर्तन दिखाई पड़ते हैं। वही एक बात और है कि यहाँ पे सूक्ष्म पाषाणकालिक जो उपकरण है वे बहुत कम मिले हैं। ठीक, तो ये एक विशिष्ट बात है इस संस्कृति की, क्योंकि तांबे और पत्थर का उपयोग तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पत्थर का उपयोग कम है, तांबे का थोड़ा ज्यादा है, व्यापक प्रयोग देखने को मिला है। ये एक क्या है, एक विशिष्ट बातें हैं। आहार में सूक्ष्म पाषाणकालिक उपकरणों की क्या है, संख्या बहुत कम बताई गई है। यह विशेषता इसे राजस्थान के कुछ अन्य ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों में से क्या करती है, अलग करती है, जैसे मैंने कहा। स्थापत्य एवं आवास की संरचनाओं की हमें जानकारी मिलती है। आहार से स्थानीय संसाधनों पर आधारित क्या क्या मिला है हमें, बांस के फूस से निर्मित छत मिले हैं इस तरीके के, और साथ ही साथ वहां के स्थानीय पत्थर का प्रयोग किया है और मिट्टी और गारा का प्रयोग करके आवास का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। यानी कि तय बात है कि उन्होंने किसका किया है कि स्थानीय संसाधनों पर ये क्या था, आधारित थे। इन्होंने स्थानीय संसाधन जो भी उपलब्ध थे उस समय स्थान मतलब निजी स्थान में यानी आसपास के क्षेत्र में, तो उनका ही ये लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। मकानों के निर्माण में पत्थर, मिट्टी का गारा और घास और फूस का प्रयोग जैसे कि हुआ है, मैंने कहा। गिलुंद से आपको मिलती है पकी हुई ईंटों के प्रयोग मिलते हैं। पकी ईंटों पर क्या बनाया गया है, आपके विशाल दीवार की भी संरचना की जानकारी हमें मिल जाती है, देखने को मिल जाती है। ये क्या है, ये जो पकी हुई दीवार है वो आहार बनास संस्कृति की विकसित स्थापत्य का एक क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। बालाथल की बात करें तो दुर्गनुमा संरचना दिखाई मिलती है बालाथल में, और वहीं बालाथल से एक और चीजें दिखाई पड़ती है कि एक 4000 साल पुराने कपड़े के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं बालाथल से, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप सब याद रखेंगे, मोस्ट ही लिखता हूं, लेकिन इसको IMP है ना। मानव कंकालों से कुष्ठ रोगों के क्या मिले हैं, प्राचीन साक्ष्य भी देखने को यहां से मिल जाते हैं। ठीक, तो दुर्गनुमा संरचना से कह सकते हैं, दुर्गनुमा के संरचना के साक्ष्य से ये लोग क्या थे, अपनी सुरक्षा को लेकर के सजग थे, इस बात की हमें जानकारी मिलती है। आहार बनास संस्कृति में वही बात करें तो धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की भी थोड़ी सी अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा रहा होगा, क्योंकि यहां से ओजियाना से आहार से ओजियाना और आहार से, दोनों से ओजियाना और आहार से टेराकोटा के वृषभ मिले हैं, यानी कि इस तरीके के बैल मिले हैं, जो पके हुए बैल हैं वो मिले हैं। इसे क्या कहा जाता है, बनेशियन बुल भी कहा जाता है। संभावित है कि इनका क्या था, एक धार्मिक प्रतीक था, तभी तो बनाए होंगे भाई, ऐसे तो नहीं बनाए होंगे। इस बारे में हमको क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है कि धार्मिक प्रतीक रहे होंगे, याद रखिए रहे होंगे। सामूहिक भोजन परंपरा की जानकारी मिलती है, क्योंकि इस तरीके से 4-5 चूल्हे मिले हैं वहां पे, तो इससे अंकन किया जाता है कि इसी में बैठ करके इस तरीके से क्या किया करते होंगे, भोजन वे लोग किया करते होंगे उस समय, इस बात का अंदाजा लगाया जाता है। बाहरी व्यापार के भी संकेत यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बेलनाकार मोहर जैसी वस्तुएं मिली है, जो कि पश्चिम एशिया से क्या दर्शाते हैं, इनके संबंध थे, इनको दर्शाता है। क्योंकि इस तरीके के जो मोहर थे वो कहाँ आपको मिलते हैं, आपके पश्चिम एशिया में दिखाई पड़ते हैं, तो इनका संबंध रहा होगा। साथ ही साथ ईरानी शैली के धूपदान मिले हैं, तो इससे यह भी संबंध होता है कि ईरान से भी इनका क्या रहा होगा, संपर्क रहा होगा।
तो इनकी जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। साथ ही साथ अब बातें करते हैं, इस संस्कृतियों में इतने ही आपको याद रखना है। अब हम बातें करने वाले हैं आपके गणेश्वर या जोधपुरा संस्कृति को लेकर के। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति को लेकर के हम बातें करने वाले हैं, इसे लेकर के अब बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं बात। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति जो राजस्थान में स्थित है, ये क्या है, इसका प्रमुख क्षेत्र है आपके सीकरी जयपुर का क्षेत्र, यहीं पे ये क्या है स्थित है। कातली नदी के आसपास में गणेश्वर संस्कृति का क्या है प्रमुख विकास देखने को मिलता है। वहीं जोधपुरा संस्कृति यानी जोधपुरा जो संस्कृति है वो जस्ट नीचे में ही है, एक ही संस्कृति है, देख लीजिए आप, एक ही संस्कृति है गणेश्वर जोधपुरा, साथ साथ नाम लिया जाता है। जयपुर क्षेत्र में क्या है, साबी नदी के निकट में क्या है इसका महत्वपूर्ण स्थल है, इसका विकास देखने को मिल जाता है। यह साबी नदी और एक है कातली नदी, ठीक है। ये जो क्षेत्र है वो आपके खेतड़ी ताम्रपाषाण कालिक पट्टी पे है, ठीक, जो कि खेतड़ी माइंस है, खदान है, और आज भी तांबे के लिए क्या है प्रसिद्ध रही है राजस्थान की। तो वहीं पे ये खदान है, तो उसका क्या हुआ, तांबे का इन्होंने व्यापक प्रयोग किया होगा। तो खेतड़ी ताम्रपाषाण पट्टी के निकट होने के कारण ताम्र धातु कर्म के लिए क्या है अत्यंत ये महत्वपूर्ण है। ये यहाँ जब हमने खनन किया, या मतलब मैंने तो नहीं किया है, आपने भी नहीं किया होगा, लेकिन खनन जब किया पुरातत्ववेत्ताओं ने, तो यहाँ पे धातु कर्म के क्या मिले हैं, गलाने की जानकारी मिलती है, साथ ही साथ उपकरण बनाने की क्या मिलती है हमको जानकारी मिलती है, क्योंकि भट्टी मिले हैं भाई, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती है। ताम्रपाषाणी संस्कृतियों की जननी इसे कहा गया है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति को R.C. अग्रवाल ने इसे कहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि किसने ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की जननी कहा है, तो R.C. अग्रवाल ने इसे क्या कहा है, राजस्थान की प्रारंभिक संस्कृतियों में से एक महत्वपूर्ण स्थान है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति को किसने कहा है, तो आपके R.C. अग्रवाल ने कहा है, किसकी, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की जननी कहा है। यहां से आपको वृहद ताम्रपाषाण उपकरण के संग्रह मिल जाते हैं। यहां आपको मिलती है कुल्हाड़ी, मछली कांटे, मछली पकड़ने के, है ना, मछली के कांटे नहीं बोल सकते, मछली पकड़ने के कांटे, ठीक है, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां, सब तांबे की है ना, चूड़ियां मिल जाती है। साथ ही साथ आपको तीर या भाले के नोक भी देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या था, विकसित धातु कर्म था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से भी इसका संबंध है, ऐसा जानकारी हमको मिलती है कि जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति का हड़प्पा से क्या था, व्यापारिक संबंध था, क्योंकि यहां से क्या किया जाता था, गणेश्वर से प्राप्त ताम्र सामग्री को क्या किया जाता था, ताम्र सामग्री को क्या किया जाता था, हड़प्पाई क्षेत्रों तक पर पहुंचाया जाता था। हड़प्पा के लिए ताम्र संसाधनों का संभावित आपूर्ति का क्या था, यह केंद्र था। यहां से किसको पहुंचाया जाता था, आपके हड़प्पा के जितने भी शहर थे, उदाहरण दो तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, धौलावीरा है, तो यहां से पहुंचाया जाता रहा होगा, इस बात की हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक। ताम्रपाषाण उपकरण यहां में मिले हैं। यहां पे आपको मिलते हैं तीरों के अग्रभाग, भाले के अग्रभाग, मछली पकड़ने के कांटे, छेनी, चूड़ियां और साथ ही साथ अन्य ताम्रपाषाणिक उपकरण भी यहां से प्राप्त होते हैं। मछली पकड़ने के कांटे इस क्षेत्र में क्या बताते हैं कि यहाँ जलीय संसाधनों का क्या था, उपयोग के एक संकेत देते हैं कि यहाँ पे मछली पकड़ करके जीवन यापन किया जाता होगा, मतलब जलीय संसाधनों पर भी इनकी क्या थी, निर्भरता थी, मछली पर भी इनकी निर्भरता थी, इस बात की जानकारी मिलती है। यहाँ पे पाषाण, मैंने बताया कि ताम्रपाषाण भाई पत्थर और तांबा दोनों चलेगा, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि इसी का नाम ही तो ताम्रपाषाण है। तो ताम्रपाषाण उपकरणों प्रचुरता के बावजूद भी यहाँ क्षुद्र पाषाण उपकरणों का क्या है प्रयोग होता था।
इससे स्पष्ट होता है कि ताम्र तकनीक के विकास के साथ पुराने ताम्रपाषाण उपकरण क्या नहीं थे, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए थे, वो भी चल रहे थे। यही गणेश्वर जोधपुरा क्षेत्र के विशिष्ट प्रकार के चित्रित और अलंकृत मृदभांड मिले हैं। तो मृदभांडों पर रेखांकन तथा ज्यामितीय अलंकरण इसके क्या है, प्रमुख लक्षण है, इस तरीके से मिले हुए हैं। ठीक है ना, बस इतना जानना है आपको इसके बारे में। साथ ही साथ इसकी बात करें तो यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ विकसित धातु निर्माण के उपयोग की भी जानकारी मिलती है, मैंने बताया ही था। और अन्य गतिविधियां भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे शिकार को लेकर के, हिरण के शिकार को लेकर के जानकारी मिलती है, शिकार को लेकर के। और मछली पकड़ना की तो जानकारी मिलती है, मछली के कांटे मिले, मतलब पकड़े जाते रहे होंगे मछली, है ना, तभी तो कांटे हैं। स्थानीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों से व्यापार, हड़प्पा से व्यापार मैंने बताया रखा है इनको, है ना। हर एक एंगल से आप कनेक्ट कर पाए इस हिसाब से मैं थोड़ा सा बनाता हूं पीपीटी। आवास की जानकारी, है ना, तो आवास कैसा था, तो गणेश्वर क्षेत्र में पत्थर से निर्मित संरचनाओं के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। पत्थर के ही आवास वहां पे बनाए गए थे। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप पत्थर का क्या है, उपयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे वहां पे था उस तरीके से उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है ना, बस इतनी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूं मैं, ये हो गया। ये नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, यहां पे हमने दोनों संस्कृतियों की बात कर ली है, अहाड़ बनास और गणेश्वर जोधपुरा को लेकर के। अब बातें कर रहे हैं कायथा मध्य प्रदेश की संस्कृति को लेकर के। तो चलिए करते हैं बात। कायथा मध्य प्रदेश की संस्कृति का काल लगभग माना जाता है आपके 2000 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व के बीच पे। क्षेत्र है मध्य प्रदेश और उज्जैन का क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन का क्षेत्र। और ये जो है वो काली सिंध नदी, जो कि चंबल की एक सहायक नदी है, उसी के किनारे पे इस संस्कृति का क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसका उत्खनन करता है आपके वीएस वाकणकर द्वारा इस कायथा स्थल का क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। ठीक, इसको याद रखना है। और यहाँ प्रमुख मृदभांड परंपरा रही है आपके, कायथा मृदभांड यहाँ से प्राप्त होते हैं और बफवेयर प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ कंघी मृदभांड आप यहाँ से मिलते हैं। एक एक को समझिए कि लाल लेप वाले बर्तनों पर बैगनी भूरे रंग के चित्रांकन किए गए हैं, जिसको कहा जाता है कायथा मृदभांड। इस तरीके से मैंने बना के रखे हुए हैं। बफवेयर हल्के पीले खाकी रंग के बर्तनों पर लाल रंग की ज्यामिति क्या थी, आकृतियां थी, इस तरीके से। और कंघी मृदभांड यानी कि कंघी जब आप करते हैं तो जब आप कंघी को ऐसे करेंगे तो उसमें क्या है, लाइंस पड़ेंगी इस तरीके से। तो इसी तरीके के क्या थे, बर्तन मिले हैं। तो ठीक है, तो रेखीय अलंकरण दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके के मृदभांड वहां पे देखने को मिलते हैं। तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं, साथ ही साथ पत्थर के ब्लेड भी यहाँ पे से मिले हैं, प्राप्त होते हैं। सामाजिक विषमता के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ 40 तांबे की चूड़ियां मिली है, साथ ही साथ 2 विशिष्ट कुल्हाड़ियां यहाँ से प्राप्त होती है। सेल खड़ी के 40,000 से अधिक मनके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और कॉर्नियन के क्या है, आभूषण या हार देखने को मिलते हैं। इससे समाज में शिल्प कौशल, व्यापार, संपर्क तथा प्रारंभिक सामाजिक आर्थिक विभेदीकरण के क्या है, संकेत भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पास में ये सारी चीजें थी, सबके पास में नहीं थी। तो इसका मतलब है कि प्रारंभिक सामाजिक आर्थिक विभेदीकरण दिखाई पड़ता है, ऊंच नीच या अमीर गरीब इस तरीके के भाव दिखाई पड़ते हैं। हड़प्पा से भी इसका संबंध था। क्या था, कायथा संस्कृति का विकास हड़प्पा सभ्यता के व्यापक समकालिक चरण में हुआ है। इसके मृदभांडों में प्राक हड़प्पा है ना, एवं हड़प्पाई परंपराओं के प्रभाव के क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। प्राक हड़प्पाई मृदभांड देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ हड़प्पाई मृदभांड भी देखने को मिलते हैं। और वही कायथा मृदभांड यहाँ से देखने को मिलते हैं। हड़प्पा के बाद भी मृदभांड देखने को मिलते हैं, हड़प्पा के पतन के बाद भी देखने को मिलते हैं। इसलिए कायथा को मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक परंपराओं के अध्ययन में क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है ना। एक चीज हड़प्पा के बाद भी देखने को मिलता, मतलब हड़प्पा जब चल रहा था तब देखने को मिलता है, हड़प्पा नहीं था यानी हड़प्पा का जब विकास नहीं हुआ था तब भी देखने को इसके बर्तन मिल जाते हैं। इतना आपको याद रखना है, हड़प्पा के पतन के बाद नहीं मिलता। ठीक है। मालवा संस्कृति, अब बातें करते हैं। देखिए मैं दिखा के कर रहा हूं आपको। अब हम बातें करने वाले हैं आपके मालवा संस्कृति को लेकर के। जिन जिन संस्कृतियों पे लेखक बात कर रहे हैं मैं उनके पे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, बाकियों को आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ मालवा संस्कृति, ये जो संस्कृति है वो
प्राक मतलब उत्तर हड़प्पा है, यानी हड़प्पा के बाद, हड़प्पा के पतन के बाद की संस्कृति है। वे अब हम पहले पढ़ रहे हैं मालवा संस्कृति, जो कि मध्य प्रदेश में। ये मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति का काल रहा है आपके 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में। 1750 में हड़प्पा का क्या है, पतन हो चुका था, और इसका क्या है देखने को मिल जाता है उत्थान। तो इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो प्रमुख स्थल है आपके नौदा टोली और एरन, साथ ही साथ नागदा। ठीक है, ये कायथा का ऊपरी भाग है, इसको याद रखेंगे। कायथा जो संस्कृति है, मैंने बताया था 2 संस्कृतियां हैं मध्य प्रदेश में करके। कहाँ चला गया, ये कायथा संस्कृति और आपके मालवा संस्कृति। ठीक है ना, तो ये 2 संस्कृतियां हैं। तो इनका क्या है, कायथा का ऊपरी भाग था आपके मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, कायथा का ऊपरी भाग मालवा ही है, आप लोग देख लेना नक्शे में, दिखी तो रहा है वैसे। तो ये ऊपरी भाग था। नौदा टोली की बात करें तो नौदा टोली का व्यापक उत्खनन HD सांकलिया के नेतृत्व में क्या किया है, कराया गया है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नौदा टोली नर्मदा नदी के किनारे में क्या है, स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे में स्थित है, एक प्रमुख ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। यहां से मालवा मृत भांड एक विशेष कलात्मकता का मृत भांड देखने को मिलता है। ये अत्यंत कलात्मक मृत भांड है, और यहाँ पे धरातल हल्का लाल नारंगी रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ चित्रांकन भी किए गए हैं काले या गहरे भूरे रंग से। ठीक है ना, यहाँ प्रमुख पात्र भी देखने को मिलते हैं आपके स्टेम कप या गोबलेट देखने को मिलता है, साथ ही साथ चषक, और यहाँ पे टोटीदार पात्र भी देखने को मिलते हैं। एक विशेषता ये है। साथ ही साथ नौदा टोली से, किससे, नौदा टोली जो प्रमुख केंद्र है मैंने बताया, वहां पे आपको क्या मिलते हैं, कृषि के अवशेष देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, गेहूं के साक्ष्य, जौ के, मसूर के, उड़द के, चना के और चावल के। ठीक, पश्चिमी भारत में चावल के क्या है, प्राचीन साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। और आपको बोले कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है, तब आपको बताना है कि कोल्डी हवा से देखने को मिलता है। ठीक है ना, कहां से देखने को मिलता है, कोल्डी हवा, यूपी नर्मदा घाटी से। ठीक, सॉरी, हाँ यूपी, यहां से देखने को मिलता है। ठीक है ना, साथ ही साथ और आपको पूछे कि पश्चिम भारत में चावल के प्रथम साक्ष्य, तब आपको लिखना है कि नौदा टोली से। ठीक है, और ताम्रपाषाणिक में बोले ताम्रपाषाण काल में, तब भी आपको यही से लिखना है कि तीनों का आप थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। ताम्रपाषाण में प्रथम कृषि के साक्ष्य कहे ताम्रपाषाण काल में, तो ये आपको यही से मिलता है, नौदा टोली से। ठीक है, इतने को याद रखना है। एरन में क्या मिले हैं, आपकी रक्षा प्राचीर के प्रमाण देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ खाई के प्रमाण, इस तरीके से। और ये रक्षा प्राचीर के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ठीक, इतना बड़ा नहीं था, बस बनाया गया है। ठीक, सुरक्षा एवं रक्षात्मक व्यवस्था यहाँ की विकसित थी, ये जानकारी मिलती है, और ये लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के सजग थे। बस इतना याद रखना है। जॉर्वे संस्कृति, अब बात करते हैं। मैंने बात कर रखा है आपके इतने में, अब बातें कर रहे हैं आपके जॉर्वे संस्कृति को लेकर के। जॉर्वे संस्कृति लगभग 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व इसका कालखंड रहा है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, आपके प्रारंभिक जॉर्वे और आपके बांटा जाता है उत्तर या फिर परवर्ती जॉर्वे। तो ये 2 भागों में बढ़ता है। प्रारंभिक जॉर्वे का कालखंड जो है वो 1400 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और परवर्ती जॉर्वे या उत्तर जॉर्वे का है आपके 1000 से लेकर के 700 ईसा पूर्व। इसके प्रमुख स्थल की बात करें तो दैमाबाद है आपके, और आपके इनाम गांव, नेवासा, प्रकाश, नासिक। यहाँ पे हम दैमाबाद और इनाम गांव को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मैं बात करता हूं आपके दैमाबाद। दैमाबाद क्या है, जॉर्वे संस्कृति का एक प्रमुख ज्ञात स्थल रहा है, जो क्या था, लगभग
20 हेक्टेयर के क्षेत्र पर क्या था, फैला हुआ था। यहाँ से विकसित ग्रामीण बस्ती एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के क्या मिले हैं, हमको प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। यहाँ दैमाबाद में कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं आपके, 2 बैलों द्वारा खींचा जाने वाला रथ और सारथी मिला हुआ है, हाथी मिला है, गैंडा मिला है और आपके भैंस मिले हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, आपके दैमाबाद की धातु प्रतिमाएं भारतीय ताम्रपाषाणिक कला की क्या है, महत्वपूर्ण उपलब्धियों में क्या है, गिनी जाती है। यही बात करें कांसा को लेकर के, तो तांबा और टीन जब मिल जाता है तब बनता है आपके कांसा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था कि ताम्रपाषाण काल में लोगों को कांसा का ज्ञान नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये चीजें आपको मैं बता देता हूँ कि कांसा का ज्ञान था, पर व्यापक प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हड़प्पा में भी कांसा का ज्ञान था। वे लोग टीन के लिए कहाँ पे निर्भर थे, आपके पाकिस्तान पे निर्भर थे, अफगानिस्तान पे निर्भर थे, ठीक है। तो अफगानिस्तान से टीन पे निर्भर थे और इस तरीके से वो कांसा बनाते थे। तो वो भी मध्य एशिया की तरह कांस्ययुगीन सभ्यता नहीं थी, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो वहां पे प्रयोग देखने को मिलता है, यहाँ पे बिल्कुल भी प्रयोग देखने को नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है कांसे का, ठीक है। तो ये एक विशिष्ट चीजें यहाँ से मिल जाती है दैमाबाद से। इनाम गांव में आवासीय संरचना देखने को मिली है। यहाँ पे प्रारंभिक जौरवे के चरण में क्या बनाए जाते थे, गोलाकार और गड्ढेनुमा आवासों बनाए जाते थे। और आपके उत्तर जब जौरवे आया तब वहां पे आयताकार तथा बहुकक्षीय मिट्टी के क्या है, मकान विकसित होने लगे। और साथ ही साथ भंडारण के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं, किसमें, उत्तर जौरवे में भंडारण व्यवस्था के साथ में आवास विकसित हुए। वही सामाजिक संगठन को लेकर के भी कुछ जानकारी मिलती है कि बस्ती के मध्य में एक बड़ा बहुकक्षीय क्या था, भवन हुआ करता था। उसे उस समय के जो ग्रामीण प्रमुख थे या क्षेत्रीय प्रमुख थे, तो प्रमुख मुखिया कि क्या है, आवास से क्या है जोड़ा जाता था कि इस तरीके के आवास किसके रहे होंगे, वहां के मुखिया के रहे होंगे। और इसके निकट में क्या है, अन्न भंडारण के प्रमाण मिलते हैं। इसी मुखिया के जो है उसी के निवास के जो है जस्ट निकट में, ठीक, भंडारण के प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। तो इससे प्रारंभिक वर्ग विभेदीकरण दिखाई पड़ता है ना, प्रारंभिक संगठन शक्ति के प्रमुख की जानकारी मिलते हैं, है ना, प्रमुख के और की जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। मतलब राजनीति की शुरुआत बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं आपके प्रारंभिक राजनीतिक शुरुआत। कबीलाई व्यवस्था की शुरुआत, है ना। ठीक, तो ये देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। सावधान परंपरा, तो वयस्कों को प्रायः क्या है, घर के फर्श में ही दफना दिया जाता था, ठीक है ना। थोड़ी बातें हंसने लायक है, पर ऐसा ही उस समय किया जाता था। वही बच्चों को किस में दफनाया जाता था, आपके कलश सावधान में दफनाया जाता था, इस तरीके से कलश में। तो कई बार क्या किया जाता था, 2 कलशों को जोड़ करके बच्चों को भी दफनाने की क्या थी, कई बार इस तरीके के भी दफनाया जाता था। इतनी बातें हैं किसको लेकर के, आपके इनाम गांव को लेकर के। पूर्वी और मध्य भारत के ताम्रपाषाण संस्कृतियों को लेकर के बात करते हैं। सीधा सीधा पढ़ूंगा भाई इसको, ठीक। तो वही मध्य गंगा घाटी में एवं बिहार के क्षेत्र को लेकर के और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को लेकर के, दोनों को लेकर के बातें करता है लेखक। तो यहाँ प्रमुख आपके स्थल है चिरान, सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह, खैराडीह और आपके नरहन आदि। प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी आपके। चिरान इस क्षेत्र के क्या है, प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल रहा है। और चिरान से हिरण के सिंग से बने औजार बड़ी संख्या में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो ये मिल जाता है कि हिरणों की अधिकता थी, तो इसी कारण से क्या किया गया है, इसका प्रयोग देखने को मिलता है। हिरणों की अधिकता थी और उसकी संख्या में बड़ी मात्रा में मिले हैं औजार। इस क्षेत्र में तांबे की उपलब्धता क्या है, अत्यंत सीमित रही है, इसको याद रखना है। और इसीलिए यहाँ के लोग क्या है, पत्थर और हड्डियों से बने औजारों पर क्या थे, अधिक निर्भर थे। इसीलिए भाई हिरणों के उन्होंने
ये बहुत से औजार बनाए, हिरण के सींगों से औजार बनाए। कृषि, पशुपालन तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित जीवन व्यवस्था के क्या मिले हैं, यहाँ से प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। पश्चिम बंगाल के प्रमुख आपके स्थलों की बात करें तो पांडुनगर ढीबी और आपके महिषदल प्रमुख ताम्रपाषाणिक कह रहे हैं, स्तर रहे हैं। इनकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ काले लाल मृदभांड है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर का क्या है व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ चावल और मछली यहाँ के क्या थे, प्रमुख आहार थे। आज भी चावल और मछली भात क्या है यहाँ के प्रमुख आहार ही हैं। ठीक है, इन स्थलों में रेशम तथा सूती मार्गों के क्या है अवशेष प्राप्त होते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं मोस्टली लिखता हूं ना, IM पे नहीं लिखता, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इससे वस्त्र निर्माण एवं कताई बुनाई की परंपरा विकसित होने के क्या मिलते हैं, यहाँ से संकेत मिलते हैं भाई कि रेशम और सूती के धागे मिले हैं, अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पे कताई बुनाई होती रही होगी। नदी एवं जलीय स्रोतों की निकटता के कारण मत्स्य आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ की महत्वपूर्ण थी। यही मछली भात वाली बात है बस। ठीक, आर्थिक जीवन, हाँ अब ध्यान से समझिएगा कि अब जो हम बातें कर रहे हैं वो पूरे ताम्रपाषाण युग को लेकर के बात कर रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा बातों को कि अब हम जो बात भी कर रहे हैं पूरे ताम्रपाषाण युग को लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक, किसी निश्चित संस्कृति को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ताम्रपाषाण समाज मुख्यतः कृषि, पशुपालक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था। क्लियर है, एक ग्रामीण समाज था बता रहा है, और कृषि एवं पशुपालन पर क्या था, क्या आधारित था। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी ग्रामीण समाज था। मैंने बताया आपको गांव थे और वो शहर थे, शुरुआत में बताया मैंने। ठीक, तो यहां से ताम्रपाषाण युग से, पूरे ताम्रपाषाण युग से कृषि के क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ पे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, चना, मटर इत्यादि के क्या मिले हैं, साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नौदा टोली जो कि नर्मदा घाटी में है, इसे ताम्रपाषाणिक कृषि की विविधता का महत्वपूर्ण क्या मिलता है, एक प्रमाण देखने को मिलता है। और नौदा टोली से किसके साक्ष्य मिले हैं आपके, नौदा टोली, नर्मदा घाटी, यहां से देखने को मिलता है आपके पश्चिम में चावल के प्रथम साक्ष्य देखने को यहां से मिल जाता है। ठीक है, दक्कन की जो काली मिट्टी है उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा, कपास। तो वहीं पे क्या मिलती है, कपास की खेती भी हुई। भाई जो जैसा है, जिस प्रकार से अनुकूल है वैसा ही होता है, इतना याद रखना है। ठीक है, उस तरीके से हम बन जाते हैं। मैंने कई उदाहरण पहले भी प्रस्तुत किए थे, जैसे राजस्थान में आपके क्या है, मरुस्थल है, तो उस तरीके से लोगों की वेशभूषा है, संस्कृतियां उसी तरीके से उनकी विकसित हुई है, खान पान विकसित हुई है। खान पान, वेशभूषाएं, ये संस्कृति का क्या करते हैं, धीरे धीरे बहुत टाइम हो जाता है तो संस्कृतियां बन जाती है। तो इस तरीके की बातें, तो वही कपास क्या है, कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी है, तो वहीं पे कपास की खेती हुई। क्योंकि हमको नेवासा से क्या मिलता है, सूती तथा रेशम के धागों के क्या मिले हैं, हमको प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे कताई एवं वस्त्र निर्माण को क्या होता रहा होगा। इसकी हमें क्या मिलते हैं, प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पशुपालन में शिकार भी साथ साथ था, है ना। शिकार थोड़ा गौण था, लेकिन शिकार अब भी हुआ करता था ताम्रपाषाण युग में। यहाँ पे गाय को पाला जाता था, और भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ये क्या थे, प्रमुख रूप से पाले जाते थे। शिकार और भोजन पर भी जीवन बना रहा, शिकार भी था। और साथ ही साथ यहाँ पे अधिकतर हिरण को लेकर के और जंगली जानवरों, अन्य जंगली जानवरों, खास करके हिरण का शिकार थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है ना, चिरांग के एरिया में हिरण का शिकार। और कभी कभी क्या है, ऊंट का भी अवशेष देखने को मिले हैं, यानी ऊंट का भी शिकार हुआ करता होगा, ऐसी बात जानकारी मिलती है। एक चीजें आपको याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि हड़प्पा में भी लोग घोड़े से उतने प्रचलित नहीं थे हड़प्पा में, और साथ ही साथ यहाँ पे सामान्यतः घोड़े से क्या नहीं थे, परिचित नहीं थे ताम्रपाषाण युग के लोग। ठीक, इसके क्या है स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते घोड़े के, यानी अपरिचित थे।
ठीक है ना। शिल्प एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ शिल्प एवं प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, आपके शिल्प की बात करते हैं सबसे पहले। तो शिल्प में आपकी तकलियां देखने को मिलती है। मालवा क्षेत्र से प्राप्त कताई की तकनीकों के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे कताई बुनाई वस्त्र निर्माण होता रहा होगा। वहीं पे यहाँ वस्त्र निर्माण विकसित शिल्प के क्या है गतिविधियों का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। वहीं बात करें आपके प्रौद्योगिकी की, तो प्रौद्योगिकी की जानकारी मिलती है आपके तांबा गलाने और ढालने की तकनीक थी, तो इससे उनकी शिल्प प्रौद्योगिकी की जानकारी मिलती है कि भाई जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वे उन्नत तकनीक जानते थे इस तरीके का। ठीक है, तांबे के औजार के उपकरण मिले हैं। ठीक, अब भाई गलाने की तकनीक जानते हैं तभी तो औजार बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो औजार देखने को मिल जाते हैं, बहुत से औजार मिले हैं आपके। तीर भाले के नोक देखने को मिले हैं, साथ ही साथ आपके कुल्हाड़ी। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें मिली हैं। ठीक है, सुंदर मनके मिले हैं आपके कॉर्नियन के, साथ ही साथ क्वांटर्ज के और आपके सेलखड़ी के। ठीक, बस इतना है, सीधा सीधा है, समझ में आ रहा होगा। ज्यादा जानकारी की उतनी तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं लग रही, ऐसा आशा करता हूँ। और यहाँ से ताम्रपाषाणिक संस्कृति में खास करके सबसे ज्यादा आपके काला और लाल मृदभांड है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर का प्रयोग देखने को मिलता है पूरे ताम्रपाषाण युग में। वहीं ये मृदभांड सामान्यतः चाक पर क्या किए जाते थे, निर्मित किए जाते थे, और इन पर प्रायः सफेद रंग के क्या है रेखीय चित्रकारी की जाती थी, इसकी जानकारी मिलती है। और इस काल में प्रयुक्त विशिष्ट पात्र भी देखने को मिलते हैं, आपके टोटीदार बर्तन देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ स्टैंड वाली थाली और आपके कटोरे देखने को मिलते हैं मिट्टी के। ठीक है, हाँ, ताम्रपाषाणिक सामाजिक संरचना की बात करें कि ताम्रपाषाण युग के लोगों की सामाजिक संरचना कैसी थी, उस काल की सामाजिक संरचना कैसी थी, तो यहाँ पे दो की बातें करते हैं। सबसे पहले है आपके आवासीय एवं बस्तीय नियोजन को लेकर के, और एक बातें हम करेंगे आपके सामाजिकरण एवं स्थिरीकरण को लेकर के। तो दोनों को लेकर के बातें हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ क्या था, ताम्रपाषाण समाज में बस्तियों का स्वरूप मुख्यतः ग्रामीण और कृषि पशुपालक था। ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था थी मैंने बताया, और कृषि एवं पशुपालक प्रमुख रूप से था, शिकार कहीं कहीं भी था जो कि गौण था। ठीक, आवास निर्माण में स्थानीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता था, मैंने बताया कि जहां जैसे है उस तरीके से प्रयोग हुआ है। वहीं पे देखते हैं कि अधिकांशतः क्या क्या बने हैं आपके मिट्टी, घास फूस और नरकुल तथा वाटल एंड डब तकनीक से क्या किया जाता था, घर का निर्माण किया जाता था, बनाए जाते थे। और आहार में क्या मिले, यहाँ पत्थर से बने हुए घरों के प्रमाण मिलते हैं, और गिलुंद में आपके पकी ईंटों के क्या है उपयोग के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ठीक, बस्ती के आकार और पदानुक्रम की बात करें, यानी बस्ती की संरचना देखने को मिलते हैं। तो दैमाबाद के बारे में देखें तो 20 हेक्टेयर में फैली हुई क्या थी, एक बड़ी बस्ती थी। वहीं छोटी बस्तियां भी थी, छोटी बस्तियां लगभग 5 हेक्टेयर या उससे कम में फैली हुई होती थी, यानी एक बड़ी बस्ती थी, उसके आसपास में छोटी छोटी बस्तियां इस तरीके से और भी थी नीचे में आसपास में। ठीक है, तो इन सब की क्या मिलती है, जानकारी देखने को मिल जाती है। वहीं सामाजिक स्थिरीकरण की बात करें तो यहाँ मकानों के आकार एवं संरचना में अंतर था, जिससे प्रारंभिक वर्ग विभेदीकरण देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण युग में प्रारंभिक वर्ग विभेद की जानकारी हमको मिल जाती है। यहाँ पे मुखिया और प्रमुख व्यक्ति के आवास 4 आयताकार वृत्ताकार कक्ष हुआ करते थे, 5 कमरों वाला आयताकार मकान हुआ करता था। वही सामान्य लोगों के आवास क्या थे, गोलाकार और झोपड़ियां थी। इससे ये बात है निष्कर्षतः जो मैंने कहा, आवासों के आकार, स्थिति और संरचना में अंतर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भिन्नता का क्या देते हैं, संकेत देते हैं। ठीक, वहीं एक चीज आपको याद रखने की बातें हैं कि कारीगरों की बस्ती क्या थी, पश्चिम भाग में हुआ करती थी। इसको आपको याद रखना है कि कारीगरों की बस्ती किस भाग में हुआ करती थी, तो आपके पश्चिम भाग में हुआ करती थी। ठीक है ना। वही कब्रों में भी अंतर दिखाई पड़ा है। कब्रों में अंतर क्या है, चंदोली और नेवासा में क्या है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं कब्र में। ठीक है, और
एक जो कब्र है वहां पे देखने को मिलता है आपके मिट्टी के बर्तन वहां पे तो है ही, साथ ही साथ तांबे के मनकों के क्या मिले हैं, हार और आभूषण मिले हैं इस तरीके से सब। और तो इससे ये है कि जो बर्तन वाले थे वो सामान्य घर के बच्चे थे, और जो क्या थे इस तरीके से थे वो प्रमुख परिवार के क्या थे, बच्चे थे। तो इससे क्या है, दफन सामग्री में इस अंतर से व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा आर्थिक स्थिति में अंतर का क्या मिलता है, संकेत भी दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। कुछ विद्वान इसे जन्म आधारित सामाजिक विषमता के प्रारंभिक क्या करते हैं, संकेतों से भी इसको जोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है बस। ठीक है, चलिए स्लाइड खत्म हो गया, मैंने स्लाइड लगा देता हूं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के पतन, कारण, प्रक्रिया एवं निरंतरता पे बात करते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है ना। भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां लगभग 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, विकसित हुई। जैसे मैंने बताया आपके मालवा में, आहार बनास और जॉर्वे जैसी संस्कृतियां, एक सेकंड पानी पी लेता हूं ना। तबीयत थोड़ी सी खराब है। मालवा, आहार बनास और जॉर्वे जैसी संस्कृतियां मुख्यतः कृषक पशुपालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या थी, आधारित थी। जो जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा मैं शब्दों को लिखता हूं ताकि आप लोग इसे गौर करें और मेंस में आपकी थोड़ी सी समझ विकसित हो पाए, इस तरीके से, है ना। लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद पश्चिमी एवं मध्य भारत में अनेक ताम्रपाषाणिक बस्तियों में अवनति दिखाई देती है, यानी कि पतन दिखाई पड़ता है। ठीक है, गिरावट दिखाई पड़ती है। हालांकि यह पतन पूरे भारत में क्या था, एक समान नहीं था। ठीक, पूरे भारत में एक समान नहीं था, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार के हुआ। लेकिन इनके पतन के कुछ कारण देखते हैं। तो इनमें कारण बताए जाते हैं कि आपके जलवायु परिवर्तन और शुष्कता एक कारण थी पाषाणिक बस्तियों के पतन को लेकर के। तो उस समय क्या है, मानसूनी वर्षा में कमी आई जो, और साथ ही साथ शुष्कता बढ़ने से, जब मानसूनी वर्षा में कमी आएगी तो शुष्कता बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो शुष्कता बढ़ने से और जल स्रोतों में क्या पड़ा, दबाव पड़ा, जल भी नहीं थे उस समय। और उस समय क्या थी, वर्षा पर ही कृषि क्या थी, आधारित थी। और आज भी वर्षा पे बहुत सी कृषि भाई आधारित है भारत की, तो उस समय भी थी, आधारित थी। खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुई, कमी आई। जब वर्षा में कमी आई तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई। उत्पादन में कमी आने से क्या हुआ, वर्षा आधारित कृषि क्या है, प्रभावित हुई। और खाद्यान्न उत्पादन में क्या आई, कमी आई। जैसे मैंने कहा, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई। और परिणाम स्वरूप कुछ बस्तियों का क्या किया, परित्याग एवं संकुचन हुआ। कई लोग वहां को छोड़ करके पलायन कर गए, बस्तियों को छोड़ करके क्या कर गए, पलायन करके, जिससे क्या हुआ, संकुचन हुआ बस्तियों का। तो परिणाम स्वरूप कुछ बस्तियों का परित्याग और संकुचन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इससे पतन को क्या मिला, बढ़ावा मिला, ये कह सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कृषि तकनीक की भी अपनी एक इनकी सीमाएं थी, इन पर भी पतन हुआ। दक्कन की काली मिट्टी में नमी व शुष्कता थी, है ना। लेकिन जब काली मिट्टी सूखती है तो सूखने पर यह अत्यंत कठोर हो जाती है ना। तो इससे क्या हुआ कि दक्कन की काली मिट्टी नमी की स्थिति में अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन सूखने पर कठोर हो जाती है, मैंने बताया। और इनसे क्या किया जाता था, शुष्क परिस्थितियों में कठोर मिट्टी की जुताई करना क्या है, कठिन है। शुष्क जब हो जाती है, सूख जाती है, तो इनकी जुताई करना कठिन था, क्योंकि उस समय के लोग क्या किया करते थे, लकड़ी की खंती और तांबे या पत्थर के क्या है, सीमित उपकरणों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। जिसको हम यहाँ पे जो लगता है ना अंदर में खोदने का, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं सीता बोलते हैं। तो वही था आपके तांबे का या फिर पत्थर का हुआ करता था। तो कितना ही खोदेगा भाई, है ना। तो क्योंकि तांबा नर्म धातु है, तो ये एक कठिनाई थी। आर्थिक परिणाम इसका यही निकला कि इससे कृषि उत्पादन घटा, है ना, उत्पादन में कमी आई। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या हुआ है, संकट आ गया। कई लोग इसको छोड़ करके गांव को चले गए। साथ ही साथ यहाँ पे
लोहे के कृषि उपकरणों का क्या था, अभाव था। लोहे के प्रभाव कृषि के उपकरणों का क्या था, अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इससे हुआ कृषि उत्पादन घटा और साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या गया, संकट आ गया और लोग इसको छोड़ करके चले गए। तो ये एक कारण है। और साथ ही साथ आपके कारण है धातु प्रौद्योगिकी भी सीमाएं थी, इनकी धातु उन्नत नहीं थी। साथ ही साथ तांबे का ताम्र पाषाण युग में प्रयोग हुआ है, पर तांबा एक नरम धातु थी और इसकी भी उपलब्धता क्या थी, सीमित रही है। इसका भी प्रयोग सीमित रहा है, इसकी उपलब्धता सीमित रही है। ताम्र पाषाणिक समाजों में लोहे की तकनीकी अभी व्यापक रूप से क्या नहीं थी, विकसित नहीं होती। ये भी इनके पतन के कारण है। परिणाम तो ये हुए कि जो घने जंगल थे उनके तांबा से भाई कितना काटोगे, है ना। लोहे की खोज के बाद 1000 ईस्वी में जब लोहे की खोज हुई तभी धड़ाधड़ जंगल कटने प्रारंभ हुए, है ना। तो ये दिक्कतें थी। घने जंगल की सफाई तथा कठोर भूमि की व्यापक कृषि करना कठिन था, है ना। कठोर भूमि की जुताई करना कठिन था, मैंने बताया। इस तकनीकी सीमा ने बदलती पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूलन को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। इससे भी पलायन, डिक्लाइनेशन देखने को मिल जाता है, पतन देखने को मिल जाता है। ठीक, एक आपके और है कि कुपोषण और रोग और जनसंख्या में संकट आया, इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो ये भी पतन के उनके कारण थे कि कृषि उत्पादन में कमी से खाद्य संकट और कुपोषण बढ़ा, जिससे कुछ जौरवे स्थलों पर बड़ी संख्या में क्या मिले हैं, बाल अवशेष एवं शिशु दफन के प्रमाण मिलते हैं। आपके इनाम गांव से देखने को मिल जाता है, महाराष्ट्र के, है ना, जो कि जौरवे संस्कृति में ही आता है। इससे उच्च बाल मृत्यु तथा प्रतिकूल स्वास्थ्य परिस्थितियों की संभावना व्यक्त की गई है। जनसंख्या में कमी ने, है ना, अब भाई जब लोगों की जनसंख्या कम हुई तो जनसंख्या में कमी ने बस्तियों के सामाजिक आर्थिक ढांचे को और क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, जिससे भी डिक्लाइनेशन यानी पतन देखने को मिलता है। वही सामाजिक संगठन का इनका कमजोर होना भी था कि कुछ ताम्रपाषाणिक स्थलों में आवासीय असमानता तथा क्या मिले हैं, सामाजिक स्तरों के संकेत भी देखने को मिलते हैं, सामाजिक विभेदीकरण के संकेत, है ना। स्पष्ट कर देता हूं मैं, सामाजिक विभेदीकरण के क्या मिले हैं, संकेत देखने को मिले हैं। जैसे कि विशाल और पक्के मकान, ये किनके थे, आपके प्रमुख जो लोग थे उनके मकान थे। वहीं सामाजिक स्तर को देखें तो छोटे और साधारण मकान थे, छोटे लोगों के, है ना। और इससे प्रारंभिक समविभाजन देखने को मिलता है। मैंने इतने को बताया था ना, इतने को बताया था। तो यही से क्या हुआ कि पर्यावरणीय संकट जब आया होगा, मैंने बताया कि पर्यावरण संकट कैसे आ रहा है। तो जब पर्यावरण संकट आया होगा, अधिशेष उत्पादन में कमी आई होगी, तो इन लोगों के बीच में संसाधन को लेकर के, संसाधन में भी कमी आई भाई, है ना। जब उत्पादन में कमी आई तो संसाधन में कमी आई, तो संसाधन में जो कमी आई तो इनके बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ होगा, हाथापाई होगी, युद्ध हुआ होगा, है ना। तो स्थानीय सामाजिक संगठन क्या हुए, कमजोर हुए होंगे, बड़े केंद्रों का प्रभाव घटा होगा और कुछ बस्तियां छोटी अथवा क्या हो गई, परित्यज्य हो गई। ठीक है, छोटी बस्तियां क्या हो गई, बिखर गई, ये बोल सकते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण हुआ, यानी कि लोग क्या हो गए, दूर दूर हो गए, है ना। केंद्रीकरण का मतलब है कि केंद्र की ओर जब चीजें पास आए, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, केंद्र की ओर जब पास आए तो केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का उनका मतलब है कि केंद्र से क्या हो, दूर जाए, तो ये विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण हुआ। छोटी छोटी सिंपल सी बातें हैं, आपको याद रखनी है। हाँ, अब देखते हैं कि हमने बसावट, ये थोड़ा लंबा था चैप्टर, तो इसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, पूरा कंप्लीट किया है, ताम्रपाषाण युग में बसावट को लेकर के। अब बातें कर रहे हैं हम लोग ताम्रपाषाण युग के महत्व को लेकर के। ओके, तो चलिए, ताम्रपाषाण युग का महत्व। ताम्रपाषाण युग भारतीय प्रागैतिहासिक विकास में क्या है, नवपाषाण से धातु आधारित ग्रामीण समाज की ओर संक्रमण का महत्वपूर्ण चरण है। थोड़ी सी तकनीक फिर उन्नत हुई और नवपाषाण से हम ताम्रपाषाण में आए, यानी तांबे का हमने प्रयोग किया, थोड़ी सी हम उन्नत हो रहे हैं। इतनी बातें हैं। इसका महत्वपूर्ण निम्नलिखित, इनका जो महत्व है, इसका जो महत्व है, उनका हम निम्नलिखित बिंदुओं से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए भाई, वो बिंदु कौन कौन है। तो ये बिंदु है आपके ग्रामीण बस्तियां एवं स्थायी जीवन का क्या हुआ, विस्तार देखने को मिला है ताम्रपाषाण युग में, ये इसका महत्व रहा। साथ ही साथ कृषि एवं खाद्य अर्थव्यवस्था में प्रगति देखने को मिली है। धातु कर्म एवं
तकनीकी विकास देखने को मिलता है और मृदभांड निर्माण एवं शिल्प कला का विकास देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय विविधता देखने को मिल जाती है, जिससे भारत की अनेकता में एकता और विविधता में एकता की शुरुआत देखने को मिलती है। यहीं पे आपके अंतिम संस्कार की विविध परंपराएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ भारतीय सभ्यता के विकास में क्या है, संक्रमणकालीन भूमिका ताम्रपाषाण युग की देखने को मिल जाती है। तो एक एक पे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। पाषाण बस्ती एवं स्थायी जीवन का विस्तार हुआ। इस काल में क्या हुआ, ताम्रपाषाण समुदायों ने, थोड़ा सा रिपीट जैसे लगेगा, वैसे मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा रिपीट जैसे लगेगा क्योंकि मैंने बता रखा है सबको। तो ताम्रपाषाण समुदायों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े और स्थायी गांवों का क्या किया, विकास को गति दी, है ना। इनकी बस्तियां मुख्यतः नदियों के किनारे तथा पहाड़ियों के समीप में स्थापित की गई थी। सिंपल है। इन संस्कृतियों का विस्तार जलोढ़ मैदानों और घने वनों को छोड़ करके विस्तृत क्षेत्रों में हुआ। पूरे भारत में हुआ। कहाँ कहाँ पे नहीं हुआ, तो जलोढ़ मैदानों पे नहीं हुआ, साथ ही साथ घने वनों पे इनका क्या नहीं हुआ, विस्तार नहीं हुआ। ठीक, बाकी सब जगहों पे हुआ। कायथा, एरन और इनाम गांव जैसी बस्तियों में सुरक्षा एवं नियोजन के क्या मिलते हैं, प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। कृषि एवं खाद्य अर्थव्यवस्था की प्रगति इस काल में हुई। तो नवपाषाण काल की अपेक्षा कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। सिंपल सी बातें हैं। और आपके क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार फसलों में विविधता दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि आपके पश्चिम में किसके, गेहूं के, है ना, और जौ के और विभिन्न दालों के उत्पादन दिखाई पड़ते हैं। वही पूर्वी और दक्षिणी भारत में चावल का महत्व अधिक दिखता है, आज भी दिखता है ना। अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर निर्भर नहीं थी, बल्कि पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों भी क्या थी, महत्वपूर्ण थी। ठीक है, केवल कृषि नहीं करते थे, आपके पशुपालन करते थे, शिकार भी करते थे और मछली भी पकड़ा करते थे। आहार में शाकाहार और मांसाहार दोनों के प्रमाण मिले हैं, यानी कि दोनों ये लोग किया करते थे, शाकाहार और मांसाहार। तो इस तरीके की बातें हैं बस। साथ ही साथ धातु कर्म एवं तकनीकी विकास में भी प्रगति देखने को मिलती है। तो ताम्रपाषाण काल में सबसे प्रमुख विशेषता तांबे का व्यापक उपयोग एवं धातु कर्म का विकास था, ये हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे पत्थर की तकनीक थी और आपका धातु तकनीक, है ना, यानी कि तांबा और आपके पत्थर प्लस पत्थर, तो दोनों का सही अस्तित्व है। ठीक, सिंपल है बात। ठीक है, तो दोनों क्या है, बने रहे, तांबा और पत्थर दोनों साथ साथ बने रहे, यानी उनका सही अस्तित्व रहा, दोनों का अस्तित्व रहा। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण, तांबे के साथ पत्थर एवं सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का क्या है, व्यापक प्रयोग जारी रहा। ठीक, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि तांबा प्लस पत्थर तो ताम्रपाषाण, है ना। तांबे के उपकरणों में कुल्हाड़ियां, छेनी, मछली पकड़ने के कांटे आदि क्या है, मिल जाते हैं। वहीं आपके इस प्रकार इस काल में धातु कर्म की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार यह काल क्या है, पाषाण तकनीकी और धातु तकनीक के सह अस्तित्व को क्या करता है, दर्शाता है। सिंपल सी बात है बस, और कुछ नहीं है। मृदभांड निर्माण की एवं शिल्प कला का यहाँ विकास देखने को मिलता है। तो इस काल में चित्रित मृदभांड, है ना, प्रिंटेड परंपरा का उल्लेखनीय विकास हुआ, है ना। ठीक, और यहां काला लाल मृदभांड, है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। प्रमुख मृदभांड परंपराओं में से एक था। ठीक है, ये देखने को मिला है। और इसका प्रयोग खाना पकाने, भोजन परोसने तथा अनाज वस्तुओं के भंडारण के लिए क्या किया जाता था। सिंपल बातें हैं बस। इससे कुल्हाड़ी एवं अन्य शिल्प गतिविधियों के विकास का क्या मिलता है, हमको संकेत दिखाई पड़ता है। सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय विविधता इस संस्कृति में दिखाई पड़ती है ना। मालवा की बात करें तो यहाँ पे सांस्कृतिक विशेषता दिखाई पड़ती है, मैंने बताया है कि को आप कनेक्ट करें। ठीक, वही दक्षिण भारत में नवपाषाण से ताम्रपाषाण अवस्था में अपेक्षाकृत कमित संक्रमण दिखाई पड़ता है ना। किस तरीके से विकास हो रहा है ये दिखाई पड़ता है। आपके महाराष्ट्र की जौरवे संस्कृति स्थल, प्रमुख स्थल इनाम गांव है वहां पे। और आपके बिहार एवं पश्चिमी बंगाल में स्वतंत्र क्षेत्रीय ताम्रपाषाण परंपराओं का क्या हुआ, विकास हुआ। तो ये सब क्षेत्रीय विविधता देखने को वहां पे मिल जाती है ताम्रपाषाण युग में। और इसी से क्या हुआ, आधार तैयार हुआ भारत में अनेकता में एकता को लेकर। ठीक है ना।
अंतिम संस्कार की गतिविधियां भी यहाँ से देखने को मिलती है कि अलग अलग क्षेत्रों में शव दफनाने की विधियों में पर्याप्त विविधता थी। क्या क्या थी कि महाराष्ट्र में क्या थी, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, वही दक्षिण भारत की बात करें तो पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। इसको आप लोग याद रखेंगे। और पश्चिम और पूर्वी भारत में एक विशेषता और दिखाई पड़ती है, ये अपेक्षाकृत क्या है, व्यवस्थित कब्रगाहें दिखाई मिलती है पश्चिम भारत में, तो वहीं अलग अलग प्रकार के दफन परंपराओं के प्रमाण हमको पूर्वी भारत से देखने को मिलते हैं। इतने को आपको क्या करना है, याद रखना, बस भाई समझना है आपको, ठीक है ना। तो भारतीय सभ्यता की विकास में क्या था, संक्रमणकालिक भूमिका निभाया था, यानी कि दोनों के बीच का कार्य रहा है आपके ताम्रपाषाण काल, आपके नवपाषाण काल और शहरीकरण हड़प्पा के बीच में, मतलब ताम्रपाषाण काल और जो आपके वैदिक सभ्यता आई उत्तर में और दक्षिण में लौह संस्कृति, तो दोनों के बीच का ये काल रहा है। साथ ही साथ संक्रमण काल बीच का काल रहा है, संक्रमण काल है ना। दक्षिण में आपको देखने को मिल जाता है आपके महापाषाण, और वहीं यहां उत्तर भारत में आपके वैदिक सभ्यता। तो ये दोनों के बीच का क्या है, काल रहा है, ये कह सकते हैं। वहीं यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है कि विकसित कृषि के प्रमाण मिलते हैं, पशुपालन, विकसित पशुपालन, धातु कर्म, शिल्प और आपकी क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराएं देखने को मिलती है। कैथा, मालवा, जौरवे, सब में अलग अलग विद्वान परंपराएं मिलती हैं। वहीं बाद में इसका जब प्रसार हुआ तो लौह युग दक्षिण भारत में आया होगा और आया है ना। और आपकी वैदिक सभ्यता, जब सिंधु घाटी सभ्यता की पतन हुई तब भी ताम्रपाषाण काल था, मैंने बताया था। तो ताम्रपाषाण काल चल रहा था। बाद में जब आर्य लोग आए तो इसी क्षेत्रों में क्या हुए, बसे। तो ये क्या है, बीच का संक्रमण काल रहा है, ठीक है। बस इतनी बातें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूं मैं, ये हो गया। ये नेक्स्ट स्लाइड, ठीक। हमने इसको लेकर के पूरी बातें कर ली है, ठीक है। और हमने इसे लेकर के ताम्रपाषाण युग के महत्व को लेकर के भी बातें कर ली हैं। अब हम बातें कर रहे हैं ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सीमाओं को लेकर के, ठीक है ना। चलिए तो फिर करते हैं बात ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सीमाएं। ताम्रपाषाण संस्कृतियां भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि, पशुपालन, धातु तकनीक और स्थायी बस्तियों के विकास में महत्वपूर्ण अवस्था थी। एक सेकेंड, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड है ना। हमने इसको पूरी बातें कर ली है, इसको भी बातें कर ली है। अब हम बातें करने वाले हैं आपके ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सीमाओं को लेकर के, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सीमाओं की बात करें तो ताम्रपाषाण संस्कृतियां भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि, पशुपालन, धातु तकनीक और स्थायी बस्तियों के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था थी, लेकिन इनके विकास में कई सीमाएं भी थी। सिंपल सी बात है, मैंने इस तरीके से आप लिखा है। और इसकी सीमाएं कौन कौन सी थी, तो आपके पशुपालन का इन्होंने सीमित उपयोग किया, साथ ही साथ कृषि तकनीक का एक पिछड़ापन था, रिपीटेशन लगेगा ये भी है ना। और साथ ही साथ उच्च शिशु मृत्यु दर एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी इनकी, एवं धातु कर्म की भी सीमाएं थी। साथ ही साथ लेखन एवं नगरीकरण का भाव था, लिपि नहीं थी, है ना, क्योंकि ये ताम्रपाषाण प्रागैतिहासिक काल ही रहा है ना। ताम्रपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल है, तो यहाँ लिपि नहीं थी। और नगरीकरण भी हड़प्पा के जैसे नगरीकरण नहीं था, है ना। हड़प्पा की तुलना की तरह नगरीकरण यहाँ पे नहीं था। उन्नत तकनीकी ज्ञान का सीमित प्रसार रहा, जैसे हड़प्पा में जो पद्धतियां थी, जो ज्ञान थे, उनका क्या था, सीमित प्रसार ये ताम्रपाषाण युग में रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें पशुपालन का, इन्होंने सीमित उपयोग किया। मवेशी,
भेड़ और बकरियों को मुख्यतः किसके लिए पालते थे? मांस के लिए ही पाले जाते थे, है ना। दूध उत्पादन का इन्होंने व्यापक प्रयोग नहीं किया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आर्थिक उपयोगिताएं, संभावनाएं क्या रह गई? सीमित रह गई। और भी उपयोग उनके किए जा सकते थे, परंतु इन्होंने उनका उपयोग नहीं किया। कृषि तकनीक का इनका पिछड़ापन था। कृषि क्या थी? आदिम थी। वही आपके उपकरणों पे, आदिम उपकरणों पे क्या थी? तकनीकी पर ही निर्भर थी। लोहे के हल तथा उन्नत कृषि उपकरणों का क्या था? अभाव था। साथ ही साथ खंती खोदनी वाली लकड़ी जैसे उपकरणों का क्या था? लकड़ी के बने होते थे, जो खंती थी वो। तो इनका एक क्या मिलता है? कृषिगत पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन देखने को मिलता है। कठोर काली मिट्टी को बड़े पैमाने पर जोतना क्या था? कठिन था। सेम बातें हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कृषि उत्पादन और कृषि का क्या हुआ? विस्तार सीमित रहा इस काल में। ये भी बातें। उच्च शिशु मृत्यु दर एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिली है कि पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ ताम्र पाषाणिक स्थलों में, है ना, इनाम गांव जो कि जॉर्वे संस्कृति से संबंधित है, स्थलों में बड़ी संख्या में शिशु एवं बच्चों के समाधान मिले हैं। साथ ही साथ इससे उच्च शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयों का क्या मिलता है? हमें संकेत मिलता है। साथ ही साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधित उन्नत ज्ञान का क्या था? अभाव था। जीवन प्रत्याशा को क्या किया इन्होंने? इनके जीवन प्रत्याशा को उसने प्रभावित किया, यानी औषधीय ज्ञान। औषधीय ज्ञान इनके पास नहीं था, मतलब औषधि को लेकर के लोग जानकार नहीं थे। इससे इनकी जीवन प्रत्याशा कम हुई। इसका मतलब है कि इसके जीवन जीने की क्षमताएं कम हुई। भाई कोई भी छोटी मोटी बीमारी आ जाती थी और ये लोग क्या हो जाते थे? खत्म हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे, मर जाते थे। ये बातें थी, है ना। तो इसका भाव था। धातु कर्म की भी एक अपनी सीमाएं थी, क्योंकि तांबे की उपलब्धता सीमित थी और तांबे के औजार अपेक्षाकृत क्या है? कम कठोर होते थे। तो इससे क्या हुआ? कई क्षेत्रों में कांसे, है ना, मैंने बताया कि तांबा प्लस टीन के व्यापक उपयोग का क्या रहा है? अभाव रहा। ठीक है, इसका भी अभाव रहा। परिणामतः क्या हुआ कि मजबूत और टिकाऊ धातु उपकरणों के विकास क्या रह गया? सीमित रह गया। तो ये एक सीमाएं थी। साथ ही साथ इसकी बातें करें तो लेखन एवं नगरीकरण का भाव था। लेखन का भाव तो होगा ही होगा, क्योंकि ये काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है ना आपके ताम्रपाषाण। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है आपके ताम्रपाषाण। तो भाई इसमें क्या नहीं है? आपके लिपि तो नहीं है, लिपि नहीं है। ठीक, तो लेखन का भाव होगा ही होगा। तो इसका अभाव था। अधिकांश ताम्रपाषाणिक समुदायों में लेखन प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, यह भी बात है। और इसकी अर्थव्यवस्था और जीवन मुख्यतः क्या था? ग्रामीण और कृषि पशुपालक प्रकृति का था। हड़प्पा सभ्यता जैसी विकसित नगरीय व्यवस्था क्या यहाँ पे विकसित नहीं हो पाई, ये इसकी कमियां थी। उन्नत तकनीकी का ज्ञान नहीं था। अनेक ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के समकालिक या उसके बाद में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। बस बता रहा है, फैक्ट है ना। फिर भी हड़प्पाई क्षेत्रों में उपलब्ध कुछ उन्नत तकनीक, है ना, जैसे कि शिल्प ज्ञान की जो तकनीक है, उनका व्यापक प्रसार इन समुदायों में क्या नहीं हो पाया। इससे ये समुदाय क्या रहे? पिछड़े रहे। तो ये इनकी सीमाएं थी। साथ ही साथ अब इतनी बातें हमने कर ली है, इसकी कर ली, इसकी भी कर ली और इसकी कर ली। अब बात करेंगे तांबे के ढेर और घेरू के बर्तनों का क्या था? चरण को लेकर के अब बातें करेंगे। सीधा सीधा सिंपल यार, ज्यादा मैं बताऊंगा तो क्लासेस ही लंबी होंगी, है ना। और जितना मैंने वैसे मैं स्लाइड में ही समझा देता हूँ ना, जितना मुझे समझाना होता है, आसानी से आपको समझ आए ऐसी स्लाइड ही बनाता हूँ मैं। तो ताम्रपाषाणिक निधियों का विस्तार को लेकर के बातें हैं। तो यहाँ पे आपके गुजरात और हरियाणा के क्षेत्र में मिली है ना। ये हरियाणा के क्षेत्र हो गया और ये गुजरात के क्षेत्र में ताम्रपाषाणिक निधियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश में मिली है। साथ ही साथ आपके पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में मिली है ना। ये ओडिशा और ये आपके पश्चिम बंगाल यहाँ मिली है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मिली है। तो इतनी जगहों पे क्या मिली है? लगभग 80 ताम्रपाषाण निधियां का क्या हुआ है? ज्ञात हुआ है। ताम्रपाषाणिक निधियों में आपकी बात करें तो गुन्नेरिया जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, गुंगेरिया जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां लगभग
24 तांबे के औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ चांदी की 102 पतली चादरें भी मिली है, जिससे स्पष्ट होता है कि इनको चांदी क्या था, चांदी का क्या था, इनको ज्ञान था। ठीक है ना, ये बात स्पष्ट हो जाती है, चांदी का इनको ज्ञान था जब ये मिली है तो, है ना। और गंगा यमुना दोआब में तांबे की वस्तुओं का विशेष संकेंद्रण देखने को मिल जाता है। ठीक है, सीधी सीधी बातें हैं, बस फैक्ट है। ताम्रपाषाण उपकरणों में बात करें तो ताम्रपाषाण कालिक निधियों में मुख्यतः छल्ले मिले हैं, आदिम कुल्हाड़ियां मिली हैं, कटार मिले हैं, तलवारें मिली हैं, बर्छियां मिले हैं, भाले मिले हैं। ठीक है, और मानव आकृतियां व मूर्तियां मिली हैं। मैंने बताया है, सबको बताया है मैंने, है ना। और इनका उपयोग केवल शिकार और युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि मछली पकड़ने, कृषि तथा अन्य व्यवहारिक कार्यों में भी होता था। जैसे हमने बातें की, सेम रिपीटेशन है। ताम्रकारों की तकनीकी कौशल देखने को मिलता है इस काल में। आपके तांबे की वस्तुओं की विविधता और निर्माण कौशल का पता चलता है कि इसके निर्माता क्या थे, विशेषज्ञ कारीगर थे। इसीलिए इन्हें केवल घुमंतु कारीगरों से जोड़ना क्या है, उचित नहीं होगा, क्योंकि इन कुछ स्थलों पर क्या मिले हैं, पत्थर के उपकरण मिले हैं, साथ ही साथ पक्की ईंटों के अवशेष मिलते हैं, और आवासीय संरचनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की मिली हैं। साथ ही साथ मिलने से स्थायी बस्तियों के क्या मिलते हैं, संकेत हमको देखने को मिल जाता है। बस बता रहा है, बस जो बताया है मैं भी बता रहा हूँ भाई, क्योंकि बुक बदल के ना लगे, है ना। घेरू रंगित मृदभान संस्कृति यानी ओसीपी की बात करते हैं तो ओसीपी जो है इसका प्रमुख क्षेत्र रहा है आपके ऊपरी गंगा यमुना का दोआब। ठीक, इसमें ज्यादा जानने की बात नहीं है। इसका काल लगभग 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस संस्कृति के लोग ग्रामीण एवं क्या थे, स्थायी बस्तियों में रहते थे। ओसीपी संस्कृति और ताम्र निधियों के बीच घनिष्ठ संबंध माना जाता है। और क्या है, इनका जो क्षेत्र रहा है ओसीपी संस्कृति का, ये रहा है आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दोआब के ऊपरी क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब के, गंगा यमुना दोआब का ऊपरी क्षेत्र इनका हिस्सा रहा है। ओसीपी बस्तियों का जीवन था कि इन बस्तियों का जीवन सामान्यतः 1 शताब्दी से अधिक नहीं रहा होगा, ये इतिहासकारों का क्या है मानना है। ठीक है, साथ ही साथ जोधपुरा क्षेत्र में घेरू रंगित मृदभांड इसके महत्वपूर्ण क्या है, साक्ष्य हैं इस संस्कृति के। ठीक है ना। ताम्रनिधि प्लस कॉपर यानी कि आपके जितने भी ताम्रनिधि यानी तांबे के जो बर्तन थे, या बोले हाँ तांबे के बर्तन, और प्लस किसके, ओसीपी यानी क्या आपके घेरू रंगित मृदभांड का क्या किया जाता था, आपस में मिला करके प्रयोग किया जाता था, तांबे के बर्तनों का और इन बर्तनों का, ये कहने का मतलब है। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक बिंदु है, और ऊपरी गंगा यमुना दोआब की क्या है, प्रारंभिक ग्रामीण ताम्रपाषाणिक परंपरा को बताते हैं। ओसीपी के लोग संभवतः क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के उत्तरकालिक या घनिष्ठ समकालिक थे, उससे संबंधित थे। इसके क्षेत्र हड़प्पाई क्षेत्र से कुछ दूर ही थे। ठीक है, इसीलिए दोनों के बीच वस्तु विनिमय एवं सांस्कृतिक संपर्क की संभावना मानी जाती है। और साथ ही साथ जब ये पास में थे तो इनके पतन के कारण भी सेम है। तो इनके पतनों के कारण को लेकर के, क्योंकि हड़प्पा के ज्यादातर मतलब जो ज्यादा मान्य मत है हड़प्पा के पतन को लेकर के, वो बाढ़ है। तो इनका भी मानना इसका भी मानना वही है कि ओसीपी बस्तियों के पतन का निश्चित कारण ज्ञात नहीं होता, लेकिन एक अनुमान है कि इसमें बाढ़ आया होगा और जल भराव हुए होंगे, और इससे रहने योग्य भूमि नहीं रही होंगी, तो बस्तियों का पतन हो गया होगा, लोग वहां से क्या कर गए होंगे, पलायन कर गए होंगे। ठीक है, तो कुछ विद्वानों के अनुसार ओसीपी के बर्तन अपेक्षाकृत नरम और कमजोर थे, इसलिए लंबे समय तक पानी में रहने से क्या हो गए, नष्ट होने की भी इसकी संभावना है। तो इस तरीके की बातें की जाती है। ठीक, इतनी बातें हैं आज, और बात करते हैं अब कल हड़प्पा को लेकर के। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा और ये स्लाइड आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, और ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मिल जाएगा। ठीक है, उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद, जय भारत।